बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पेक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का बेटा हमारे पास जो लेक्चर है, टॉपिक है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपने अच्छे से करने हैं, समझने हैं। नॉर्मली जो शॉर्ट स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ होते हैं या वो लॉन्ग स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि जिनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, वो भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं अक्सर, न्यूमेरिकल बेटा शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लॉन्ग के पार्ट में ही आए। जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले हैं वो एमसीक्यूज़ या शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना और समझना है। जैसे जैसे बेटा मैंने स्टेप्स में लिखा है, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, ऐसे ही एज इट इज़ आपने विद प्रॉपर हाइडिंग्स जो हैं पेपर में लिखना है। तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन 4.1। A machine gun fires 6 bullets per minute with a velocity of 700 मीटर पर सेकेंड। बेटा आप एक्शन मूवीज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो टॉम क्रूज एक हीरो हैं और वो एक मशीन गन से बेटा बुलेट्स फायर करते हैं। तो उसने 6 बुलेट्स जो हैं वो पर मिनट फायर की, जिनकी मजल वेलोसिटी कितनी थी? 700 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर मिनट जो है उन्हें लिख लें। एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर मिनट। तो यहाँ पर बेटा 6 बुलेट पर मिनट है। टाइम कितना है जी? 6 बुलेट्स के लिए 1 मिनट। तो टाइम नोट कर लेंगे 1 मिनट गिवन डाटा में, जो कि 60 सेकंड्स के बराबर होता है, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट बेटा वी से लिखी गई है 700 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ईच बुलेट हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम। ईच बुलेट का मास कितना है बेटा? मास ऑफ ईच बुलेट स्मॉल एम से 40 ग्राम। तो 40 ग्राम लिख लें। अब हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 हमारे पास बनेगा 0.04 केजी, ठीक है। गिवन डाटा नोट कर लिया। नेक्स्ट है टू फाइंड। तो हमने क्या कैलकुलेट करना था? देन फाइंड पावर डिवेल्ड बाय द गन। पावर कैलकुलेट करनी है जो 6 बुलेट्स जो है जी निकलती हैं जब 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पावर क्या होती है एक्चुअली। देखें, पावर डिवाइड बाय गन गिवन डाटा हमने जो है इसमें से देखा कि टू फाइंड में हमने नोट कर लिया। न्यूमेरिकल में गिवन है कि हमने पावर क्या करनी है? कैलकुलेट। तो हमने टू फाइंड में लिख लिया। अब सॉल्यूशन में पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो मैं बात कर रहा था कि पावर क्या होती है, ठीक है, वर्क ओवर टाइम। बट यहाँ पर बेटा जो बुलेट्स हैं जब ये फायर्ड हो रही हैं तो मोशन परफॉर्म हो रही है। तो मोशन की वजह से हमारा वर्क अपेयर होता है एज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बड़ा ही मज़े का पॉइंट कि यहाँ पर वर्क अपेयर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये गलती आपने पेपर में नहीं करनी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन में सिंगल बुलेट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इधर पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए 6 बुलेट की मुझे पहले एक बुलेट की क्या करनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 मास ऑफ ईच बुलेट, यानी कि 1 बुलेट का मास कितना था? अभी हमने लिखा है 0.04, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय v² है। तो v मैंने वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट लिखी हुई है 700। तो 700 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 9800 जॉल। अब ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? 1 बुलेट की। गन से कितनी फायर्ड हो रही हैं? 6 बुलेट। तो 6 की कैसे आएगी भाई? सिंपली इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 बुलेट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9800, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 58800 जॉल, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब आपने इसको पुट कर देना है बेटा किसके अंदर? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? पावर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आ गई 58800 और टाइम कितना लगा था? 1 मिनट, जो कि 60 सेकंड था ऐसा यूनिट में। तो आप इसे 60 से बेटा जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 980 वाट, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 980 वाट। फिर जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.2। ए फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर
भाई एक फैमिली है जो कि बेटा 10 किलोवाट पावर जो है जी उसको इस्तेमाल कर रही है। पावर सिंपली कितनी है 10 किलोवाट, किलो प्रीफिक्सेस होता है 10 टू पावर 3 या 1000, तो ये आपके पास बन जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट, या आप इसे सिंपली लिख सकते हैं 10,000 वाट। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड एवरेज रेट ऑफ 300 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, यहाँ पर आएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाट पर मीटर स्क्वायर बेटा होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, ज़रा इधर देखिएगा। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है पावर, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी को पावर पर यूनिट एरिया। तो ये पावर का जो यूनिट होता है ना, इसलिए हमारे पास वो वाट होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी का फिर यूनिट बन जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी गिवन है कितनी है जी, पावर पर यूनिट एरिया आपके पास 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतनी इंटेंसिटी आ रही है, लेकिन उसमें से कितनी जो है वो इफ़ेक्टिव है, उसने आगे लिखा है इफ़ 75% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो टोटल आ रही है ना, वो कितनी आ रही है 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है उसका 75% जो है वो वर्क में इस्तेमाल हो रहा है यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इफ़ेक्टिव इंटेंसिटी बेटा क्या होगी आई प्राइम। इस वैल्यू का आप क्या करेंगे, सिंपली 75% निकालेंगे। तो 75% मल्टीप्लाई बाय 300, क्योंकि वैल्यू 300 है, तो 75% बेटा 1/100 होता है। तो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आ जाएगा 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारी इफ़ेक्टिव इंटेंसिटी है ना, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, वो कितनी है हमारे पास 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट। आपसे बेटा एरिया पूछा जा रहा है यहाँ पर, टू फाइंड में एरिया हमने कैलकुलेट करना है। भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो इंटेंसिटी पावर से डिवाइड हो जाएगी, तो एरिया आ जाएगा पावर ओवर इंटेंसिटी। तो यही बेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू पावर ओवर इंटेंसिटी, बट यहाँ पर इफ़ेक्टिव इंटेंसिटी आएगी जो कि बेटा मैंने आई प्राइम से लिखी हुई है, जो कि 225 थी। तो पावर थी जी मेरे पास 10,000 डिवाइडेड बाय आई प्राइम था 225, तो आंसर आ जाएगा 44.44। तो एरिया आ जाएगा 44.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लेंगे जी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपका लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, ठीक है। फिर ये जो 4.3 है बेटा, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ़ मास ऑफ द अर्थ इज़ 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 kg एंड द मास ऑफ सन इज़ 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 30 kg, द सन इज़ 160 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, ये मिलियन है और फिर किलोमीटर है, तो 1 मिलियन बेटा 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, ठीक है। या आप सिंपली मेगा भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है, 10 टू पावर 6। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। अवे फ्रॉम द अर्थ, अब पहली बात भाई मैस ऑफ अर्थ गिवन है कैपिटल एम ई कितना है 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 kg, गिवन डाटा में नोट कर लिया। मैस ऑफ सन गिवन है कैपिटल एम, और साथ छोटा सा ऐसी है कि सन का मैस है 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 30 kg, और इनके दरमियान फासला कितना है 160 मिलियन किलोमीटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रा तवज्जो से देखिएगा, आर इज़ इक्वल टू 160 मिलियन कितना होता है 10 लाख मीन 10 टू पावर 6, ये मिलियन की जगह आ गया 10 टू पावर 6 और आगे आ गया किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है भाई, मैंने ना यहाँ पर एक तो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका इशारिया इधर था जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है, मैं इसके डेसिमल को उठाकर लेके गया हूँ इधर 1 के बाद, तो बेटा मैं 2 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड में मूव किया हूँ, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 आएगा, ठीक है। जब मैंने इसका डेसिमल यहाँ से उठा के कहाँ ले आया इधर, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। अब ये जो मिलियन था 10 टू पावर 6, ये एडिट इज 10 टू पावर 6, और ये जो किलो था प्रीफिक्सेस इसकी जगह लिख लिया 10 टू पावर 3, आ गया मीटर। अब एक पावर ज़रा देखें कितनी बन रही है, 2 + 6 8, 8 + 3 बेटा 11, तो ये आर आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर, ठीक है। अब जी बेटा गिवन ना भी हो तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हमने बेटा क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ।
तो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, U ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है U इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। अब यहाँ पर भाई कैपिटल M तो मैस ऑफ अर्थ ही रहेगा, लेकिन ये जो स्मॉल m है ये था फॉर सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सन का मैस आएगा तो हम लिखेंगे कैपिटल MS, बाकी नीचे स्मॉल और ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो U इज़ इक्वल टू माइनस G कैपिटल M कैपिटल M इंटू S ओवर R। तो वैल्यूज पुट कर दें, U इज़ इक्वल टू माइनस 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। बेटा ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 7.966 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 44 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा माइनस 4.97 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 33 जूल। ठीक है जी, नोट कर लेंगे आप। फिर बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट वेगिंग 98 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट बता दिया है, गिवन डाटा में नोट कर लेंगे 98 न्यूटन हमारे पास क्या है जी इसका वेट। हमने इसका मैस कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले तो W इज़ इक्वल टू mg होता है। ठीक है जी, तो mg इज इक्वल टू 98 है, तो मैस मेरे पास आ जाएगा 98 ओवर g। और अर्थ के लिए बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 होती है, तो 98 डिवाइडेड बाय 9.8 आंसर आ जाएगा 10 kg। ठीक है, तो मैस कितना आ गया यहाँ से 10 kg फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। भाई हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है जी, नोट कर लेंगे आप। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। भाई जब यूँ ही ये ज़मीन से टकराने लगता है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है v 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। पहले तो ज़रा करंट सिनेरियो देखें। ये एक बॉल है बेटा जिसका मैस m है, इसको फ्रीली फॉल ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है जी, रिलीज़ किया जा रहा है। तो जब ये नीचे गिरती है तो ज़मीन से टकराने से पहले जो इसकी स्पीड है वो बता दी गई है। ठीक है, इसका वेट बता दिया गया, वहाँ से हमने मैस निकाल लिया और ये कितनी हाइट से गिर रही है h, जो कि 10 मीटर है। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, जो कि बेटा स्मॉल f से हम लिखते हैं, टू फाइंड में मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब ये बॉल बेटा नीचे गिरेगी तो एक्चुअली पहले इसकी हाइट थी h, जो ये नीचे गिरती जाएगी हाइट कम होती जाएगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में हमने ये पढ़ा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है बेटा fh। ठीक है, क्योंकि वर्क होता है ना fd, तो यहाँ पर dh के बराबर है। तो हमें तो चाहिए f, तो FH वाला जो फैक्टर है इसे इधर ही रहने दें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसे इधर ले लें। तो FH बनेगा mgh माइनस 1/2 mv²। तो FH इज़ इक्वल टू मैस आ जाएगा बेटा 10, g की वैल्यू 9.8, हाइट की जगह 10 आ गया, माइनस 1/2 मैस की जगह अगेन 10 आ गया, v की जगह 12 का स्क्वायर आ गया, v² था तो 12 स्क्वायर हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 980, इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 720। तो आ जाएगा 980 माइनस 720, डिफरेंस लेंगे तो आंसर बनता है 260। तो बेटा आपके पास FH आ गया 260, तो हमें तो F चाहिए स्मॉल f, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हाइट से जब डिवाइड कर देंगे तो F आ जाएगा 260 ओवर h, और हाइट 10 मीटर थी तो 260 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा 26 न्यूटन। ठीक है, तो कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस बॉल के ऊपर जब ये नीचे गिरेगी 26 न्यूटन। ठीक है, फिर बेटा ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। 4.5 अ 75 वाट फैन इज़ यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 30 डेज। अब आपके पास पावर कितनी है बेटा 75 वाट है। ठीक है, पावर कितनी है 75 वाट। तो हमने पावर को कन्वर्ट कर लेना है किलोवाट में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल रिलेट कर रहा है एनर्जी कंज्यूम से इलेक्ट्रिकल यूनिट, और इलेक्ट्रिकल यूनिट हमारे पास जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम पावर को पहले ही किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे गिवन डाटा में। तो 75 वाट है ना, तो किलो में जाने के लिए 75 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.075 किलोवाट। ठीक है, अब जो आपके पास 75 वाट फ़ैन है
वो बेटा 8 घंटे चलता है एक दिन में, यानी कि 8 घंटे चलता है 30 दिन। तो अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो टाइम आप लिखेंगे 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये बनेगा 240 आवर्स, यानी कि पूरे महीने में ये 240 घंटे चल रहा है, क्योंकि एक दिन में जो है ये 8 घंटे चलता है, महीने में 30 दिन है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया 240 आवर्स। ठीक है। अच्छा, और देखें आगे, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। भाई एक तो हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड में नोट कर लें। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फैन, आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इफ़ 1 यूनिट कॉस्ट इस 1 यूनिट कॉस्ट गिवन डाटा में नोट कर लें, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 22.5 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमारे यहाँ तो बेटे बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो अगर ये यूनिट हमें आज के रेट में मिल जाए तो हमारे मज़े हो जाए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। तो अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आमीन। अच्छा, तो अब चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई सिंपल है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, और वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो W की जगह E लिख लेंगे, E/T। तो बेटा E कैलकुलेट करना है तो T को इधर P से मल्टीप्लाई कर दे तो E आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। तो E इज़ इक्वल टू पावर जो हमने अभी किलोवाट में कैलकुलेट की थी 0.075 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय बेटा जो टाइम हमने आवर्स में कैलकुलेट किया था वो था 240 पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है किलोवाट आवर, कितनी 18 किलोवाट आवर। ठीक है। तो 18 यूनिट्स जो है ना, 1 किलोवाट आवर बेटा 1 यूनिट के बराबर है, ये नोट कर लीजिएगा। तो एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है 18 यूनिट्स की। तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, प्राइस ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। तो आप लिख सकते हैं टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल यूनिट 18 है और कॉस्ट पर यूनिट 22.5 है, तो बेटा ये बन जाएगी हमारे पास 405 रुपये। ठीक है। तो पाकिस्तानी आपका 405 रुपये का बिल बनेगा अगर बेटा आपके पास क्या हो, एक आपके पास फ़ैन हो 75 वाट का जो कि एक दिन में 8 घंटे चलता हो, और आपका महीने का बिल आएगा 405 रुपये अगर आपका 1 यूनिट काउंट हो रहा है 22.5। फिर हमारे पास है जी न्यूमेरिकल 4.6। If an object of mass 2 kg is thrown up from ground, reaches a height of 5 meter and falls back to the earth, neglecting air resistance, calculate। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, मान ले बेटा ये बॉल है, इस बॉल को ना ऊपर उछाला गया है, ये ऊपर जाएगी, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, रुकेगी, फिर वापस नीचे आएगी। ऐसा ही है ना, एक शुरू में देखें तो अपवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी, बाद में देखें तो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी। कितनी हाइट से फेंका है 5 मीटर, और एयर रेजिस्टेंस उसने कहा है कि नज़रअंदाज कर दें, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब कैलकुलेट क्या करना है, पहला है जी वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट अ हाइट 5 मीटर। कहता है जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट तक पहुंचता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, तो बताएं ग्रेविटी कितना वर्क करेगी। सेकंड में पूछता है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट कम बैक टू द अर्थ। जब बेटा बॉल या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड, तो बताएं ग्रेविटी कितना वर्क करेगी। थर्ड है टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, आल्सो मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट। अच्छा, थर्ड में टोटल वर्क डन पूछ रहा है और आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। तो भाई सिंपल आसान है, गिवन डाटा नोट कर लें, मास 2 kg है, हाइट 5 मीटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो टू फाइंड में आप देखें, फर्स्ट क्या है जी, मैंने इससे लिखा है WG से, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड। दूसरा मैंने लिखा है WG प्राइम से, प्राइम इसलिए डाला है कि ये डाउनवर्ड मोशन का है, ऊपर वाला केस क्या है अपवर्ड, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। फिर जब ये नीचे आ रही है तो ये सेकंड केस है जिसमें मैंने G प्राइम डाल दिया है तो दोनों ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये अपवर्ड मोशन है बॉल की और G प्राइम डाउनवर्ड मोशन है, और WT टोटल वर्क है अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। तो सिंपल है, तवज्जो से ज़रा बात सुननी है। सॉल्यूशन क्या है जी, फॉर अपवर्ड मोशन। अब भाई जब ऑब्जेक्ट या बॉल अपवर्ड जा रही है तो उसका वेट कहाँ है डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर कर रही है अपवर्ड। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पर थीटा कितना है 180 डिग्री। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट के बराबर है, वो mg होती है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है h हाइट। तो हमारे पास अपवर्ड मोशन के लिए वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा। तो F रिप्लेस हो जाएगा mg से, D रिप्लेस हो जाएगा h से, और cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 180 डिग्री। तो cos 180 पे बेटा -1 होता है, तो ये बन जाएगा -mgh।
तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बनेगा -2 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर बन जाएगा -98 जॉल। कितना आंसर आ जाएगा जी? -98 जॉल नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा डाउनवर्ड मोशन की। जब ये बॉल ऊपर जाकर रुके और अब इसने वापस नीचे आना है ड्यू टू अट्रैक्टिव फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये नीचे आ रही है तो वेट भी कहाँ है? डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी अब कहाँ कवर कर रही है? नीचे की तरफ। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन बेटा थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। फोर्स वेट के बराबर ही होगी mg और डिस्टेंस हाइट ही होगा। तो वर्क होता है FD cos थीटा। तो F की जगह आ जाएगा mg यानी कि वेट, D की जगह h और cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री पे 1 होता है, फार्मूला बनेगा +mgh। तो wg प्राइम हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 98 जॉल। तो बेटा अपवर्ड मोशन में वर्क नेगेटिव आ रहा था, डाउनवर्ड मोशन में ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास अर्थ क्या वर्क क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा हमारे पास अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड था WG और डाउनवर्ड था प्लस WG प्राइम। तो ये बनेगा -98 प्लस 98 कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल वर्क डन 0 जॉल आ जाएगा। अब भाई टोटल वर्क डन 0 होता है क्लोज पाथ में, और ये हमने पढ़ा था द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, कि फील्ड कंजर्वेटिव होती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप लिखेंगे ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, नेट वर्क ओवर अ क्लोज पाथ इज 0, कि जो टोटल वर्क डन है क्लोज पाथ पे वो 0 है। नो नेट एनर्जी ट्रांसफर्ड, कोई नेट एनर्जी बेटा ट्रांसफर्ड नहीं हुई। ठीक है जी, एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपके पास न्यूमेरिकल है जी 4.7, मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 1 HP बेटा 746 वाट होता है। ठीक है, ये ना भी दे पेपर में तो आपको पता होना चाहिए, तो गिवन डाटा में नोट कर लें। पावर है 1 हॉर्स पावर जो कि 746 वाट के बराबर होती है। इज़ यूज टू रन वाटर पम्प, वाटर पम्प टेक्स 15 मिनट टू फिल द टैंक। वाटर पम्प्स कितना टाइम ले रहा है जी? 15 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 आंसर आ जाएगा 900 सेकेंड्स। टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर्स, तो वॉल्यूम बेटा यहाँ पर 400 लीटर है, या आप कह सकते हैं सिंपली मैस ऑफ वाटर कितना है? 400 kg, 400 kg एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट कितनी है जी? 10 मीटर। जी हमें ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अर्थ के लिए। अब आपने करना क्या है? ए पार्ट है एक्चुअल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। ठीक है, यानी कि इनपुट वर्क कैलकुलेट करना है। एक्चुअल आउटपुट वर्क डन और आउटपुट वर्क बेटा आपने कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड में वर्क इनपुट है और वर्क आउटपुट है। तो सिंपल है, इनपुट वर्क क्या होगा? वो जो पावर आपकी लग रही है इलेक्ट्रिकल मोटर की, तो इलेक्ट्रिकल जो मोटर है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। तो इनपुट वर्क कैसे निकलेगा? अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो टाइम को इधर ले जाएं तो W आ जाएगा P×T, है ना। तो वर्क इनपुट हमारे पास आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर थी जी हमारे पास 746 वाट, मल्टीप्लाई बाय टाइम था 900 सेकेंड। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू बनती है 671400 जॉल, या आप इसे लिख सकते हैं 671.4 किलो जॉल। ठीक है, इतनी इनपुट वर्क जो है जी आपके पास ये मोटर कर रही है, इलेक्ट्रिकल मोटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आउटपुट वर्क कितना हुआ है। आउटपुट वर्क हमें पता चलेगा कि जब वाटर जो है वो स्टोर हो गया टैंक में, तो उसमें अब बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास आउटपुट वर्क आ जाएगा। तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh। तो आउटपुट वर्क आ जाएगा जी 400 मैस था मल्टीप्लाई बाय G 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 10 मीटर थी, तो ये बनेगा 39200 जॉल। तो ये बनेगा बेटा 39.2 किलो जॉल। तो आपका इनपुट वर्क था 671.4 किलो जॉल और आउटपुट वर्क बन रहा है 39.2 किलो जॉल। ठीक है जी, नोट कर लेंगे। फिर बेटा आपके पास जी न्यूमेरिकल है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, बेटा एक पैसेंजर जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इंडेक्स। ठीक है जी, अब वो अपनी एंट्री करवा रहा है, तो उसने जो है उसका लगेज चेक करने के लिए सूटकेस को रखा है डेस्क पर। ही पुट स्ट्रैप्स विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितने लगाई है उसने? 200 न्यूटन।
एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, टू द फ्लोर टू डिस्प्लेस इट 50 मीटर टू द डेस्क, और उसने डेस्क पर उसको कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 50 मीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द स्वीट केस। सो सिंपल है, आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो बेटा वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, W इज इक्वल टू फोर्स कितनी थी जी 200 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट था 50, और कॉज ऑफ 45 डिग्री, कॉज ऑफ 45 हमारे पास होता है 1/√2। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70 जॉल, यानी कि 7070 जॉल, या आप इसे लिख सकते हैं 7.07 किलो जॉल। ठीक है जी। फिर बेटा ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 4.9 1200 kg कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। भाई मैथ्स गिवन है 1200 kg, गिवन डाटा में नोट कर लें। ठीक है जी। स्पीड भी गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें, 40 किलो बेटा प्रीफिक्सेस है, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में हमारे पास आ जाएंगे 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को, तो ये बनेगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट। पावर बेटा कैलकुलेट करनी है, टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन भी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। अब आप सोच रहे हो कि सर हम कौन सा पावर का फार्मूला लगाएंगे। भाई बच्चों याद है मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी था ना, तो मैक्सिमम पावर है तो cos 0 पे 1 हो जाएगा, तो पावर आ जाएगी कैपिटल F इंटू वी, और बेटा कैपिटल F बाई यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो पावर का एक और फार्मूला बन गया MAV। ठीक है। तो ये पेपर में MCQs भी आ सकता है कि MAV हैव द यूनिट और डायमेंशन ऑफ। तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है भाई कैलकुलेट, तो कैलकुलेट ना कीजिएगा, पावर की जो डायमेंशन होती है ना हमारे पास mL²T-3, वही किसकी होगी, MAV की। खैर हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, वैल्यूज पुट करें जी। मैथ है जी 1200 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 2 थी, वेलोसिटी थी 11.11, आंसर बनेगा 26664 वाट। ठीक है जी, यानी कि 26,664 वाट, या आप इसे लिख सकते हैं पावर को 3 डिजिट आप डेसिमल को क्या कर देंगे जी टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे, तो किलो में आ जाएगा 26.66 किलो वाट। ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा, लॉन्ग में पूछा जा सकता है 4.10 अ 200 ग्राम एप्पल इज़ लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड। बेटा एक सेब है जो कि 200 ग्राम का है, मैथ्स नोट कर लें, 200 ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.2 kg। हाइट है बेटा 10 मीटर, जी आपके पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है जो ये ज़मीन पर जाकर टकराता है, यानी कि वी है फाइनल वेलोसिटी, अभी आपने कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज़ ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम इट हिट द ग्राउंड। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तवज्जो से समझना है। कहता है कि 75% जो वर्क डन है ना, जो लिफ्टिंग द एप्पल मीन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी ना, एक्चुअली जब ये एप्पल लटका हुआ था तो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, तो कहता है कि 75% पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, 25% लॉस हो गई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। समझ रहे हैं बात। अब सबसे पहले ना वेलोसिटी निकालने के लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, वर्क के फार्मूले से। W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वही फोर्स वेट के बराबर है, mg d हाइट है के बराबर है, और cos 0 पे 1 होता है, तो वर्क बराबर हो जाएगा mgh के। ठीक है। तो वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh है, तो मैथ की जगह 0.2, g की जगह 9.8 और h की जगह 10, तो आंसर आ जाएगा 19.6 जॉल। ये एप्पल ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की भी है। ठीक है। अब आपके केस में वो ये कह रहा है कि 75% यूज़फुल वर्क में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी ऑन हिटिंग द ग्राउंड कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, 75% ऑफ दिस वैल्यू। तो आप लिखेंगे 75% ऑफ वर्क या 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख दें। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थी, तो 75% ऑफ वर्क यहाँ पर लिखा गया, तो 75% होती है 1/100, या 75% को आप सिंपली 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वर्क कितना था, 19.6 जॉल, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 14.7 जॉल।
अब यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा mv² के, तो m से डिवाइड कर दें तो v² आ जाएगा 2k.E/m। स्क्वायर रूट ले लें तो v आ जाएगा √2 × k.E/m। वैल्यूज पुट कर दें, v = √2 मल्टीप्लाई बाय 14.7 डिवाइडेड बाय 0.2, अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 12.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।